हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। नमस्कार। मैं आज आप लोग को जो है क्लास 10th सब्जेक्ट केमिस्ट्री में मैं आज आप लोग को रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही फंटास्टिक और बहुत ही मजेदार लगेगा आपको। इतनी क्रूशियल और इतनी ही क्रिटिकल तरीका से मैं आपको आज बताऊंगा कि आज आपको देखते ही पूरी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में आपको समझ में आ जाएगी। और मेरा वीडियो अंत तक देखिएगा मेरे दोस्त। अब देखिए आगे क्या है। मैं एक बात और बताना चाहता हूं आप लोग को कि जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं या जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उन तमाम साथियों को, तमाम दोस्तों को और तमाम कलीग को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। सभी लोग मेरे चैनल से जुड़े रहे हैं। मैं एक से एक आपको साइंस से लेकर सोशल साइंस से लेकर मैं आपको एक से एक टॉपिक और वीडियो डालूंगा। अभी मैं आपको सब्जेक्ट केमिस्ट्री में चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चलिए, तो अब मैं आप लोग को इसके बारे में पहले कुछ बता देता हूं। देखिए, बहुत सारे चैनल पे आपको रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया मिलेंगे, लेकिन अभी जो है मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि इस समीकरण, रासायनिक समीकरण के अंदर पहले खास बात जाननी है हम लोग को है। कुछ इंट्रोडक्शन पहले मैं आपको देता हूं चैप्टर के बारे में। देखिए, यह चैप्टर ऐसी चैप्टर है कि जिसमें कि हमेशा रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण दोनों के बारे में बताया गया है। और ये केमिकल रिएक्शन जो एक प्रकार का परिवर्तन, कोई भी अपना पदार्थ, मूल पदार्थ जब अपना परिवर्तन करता है, रंग बदलता है, अवस्था चेंज करता है या किसी प्रकार की उसमें परिवर्तन होती है जो अपने मूल पदार्थ की तरह वो भिन्न होता है। यही सब मूल बातें हैं जो आपको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे ये चैप्टर आपको इंपोर्टेंट लग रहा है, उसी प्रकार से आप अपने दैनिक जीवन में भी देखते होंगे कि कई ऐसे परिवर्तन हैं। इतने परिवर्तन दैनिक जीवन में आपको मिलेंगे जो कि आपको कभी कभी कंफ्यूजन कर देगा। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने पेश करना चाहता हूं। हमारे दैनिक जीवन में जो कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं होते हैं, जो इस प्रकार हैं। जैसे लिख देता हूं यहाँ पर। एक नंबर में बताना चाहता हूं जो दैनिक जीवन में होती है। जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। आप देख रहे होंगे दूध से दही बनना किस प्रकार की परिवर्तन है। आपको देखने से ही लग रहा होगा कि दूध अलग है, दही अलग है। दूसरा अगर लेते हैं एग्जाम्पल हम, तो चावल से भात बनना, चावल से भात बनना। अगर हम चौथा एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, एग्जाम्पल्स की, तो आप समझ सकते हैं जैसे कि लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। ये सब परिवर्तन हमारे दैनिक जीवन में होते हैं, रोज देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि आज नया है, आप हमेशा देखेंगे, रोज देखने को मिलेगा आपके। और कई सारे हैं एक जो हमारे, ये तो हम लोग देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो हमारे अंदर होते हैं, जो कई सारे लोगों को पता भी होगा। जैसे चौथा, भोजन का पचना, भोजन का पचना। इस तरह से हैं कुछ परिवर्तन इस प्रकार हैं आपके पास, जो देख रहे होंगे कि ये सब परिवर्तन आपके जीवन का नहीं, आपके दैनिक जीवन में हमेशा देखने को मिलेगा। और इस बात को आप भी समझ रहे होंगे अच्छी तरह से, कि देखते भी हैं और समझ भी रहे हैं कि दूध से किस प्रकार दही बन गया, चावल से किस प्रकार भात बन गया, लोहे में किस प्रकार रंग परिवर्तन हो गया, यानी कि लोहे में जंग लगना, यानी कि उसका रंग में परिवर्तन होना।
भोजन का पचना, ये सब प्रोसेस है जो कि हमारे रासायनिक अभिक्रियाएं के अंतर्गत आते हैं। और ये सब परिवर्तन जो हुआ, जैसे मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, ये जितने भी परिवर्तन आपने देखा, ये सब परिवर्तन हुआ कैसे, जैसे दूध से दही कैसे बन गया, चावल से भात कैसे बन गया, है ना। उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि भोजन कैसे पच गया, लोहे में जंग लग के कैसे लोहे का रंग बदल गया। तो अब मैं आगे बताना चाहता हूं कि आप समझ सकते हैं कि ये सब परिवर्तन हुआ कैसे। ये सब परिवर्तन एक ही रीजन है जो आपके सामने मैं बताना चाहता हूं, वो रीजन है रासायनिक अभिक्रियाएं। वो रीजन क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं, ये सब रीजन है बाबू किसका? रासायनिक अभिक्रियाएं का। रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही ये सब परिवर्तन हुए। अब कभी कभी दिमाग में सवाल आता है कि हमारा चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो हम इस बात पर गौर करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया ये क्या करता है? किसी भी पदार्थ में परिवर्तन ला देता है। लेकिन प्रश्न आती है कि परिवर्तन तो बहुत सारे हम देखे, हमारे दैनिक जीवन में भी देखे, हमारे अंदर हो रहे हैं वो भी देखे, जो हम जल पी रहे हैं वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन प्रश्न ये आती है कि इसको हम डोनेट कैसे करेंगे, इसको हम सूचित कैसे करेंगे, इसे हम दर्शा कैसे पाएंगे? इसी चीज को दर्शाने के लिए मैं आपके सामने लाऊंगा समीकरण लाऊंगा, जो आपको आगे क्लियर होगा। तो अब आप लोग को मैं ये जानकारी देना चाहता हूं, ये तो आप बात समझ गए होंगे। चलिए आगे है आपके पास, अगला है कि हम जानना चाहते हैं कि पहले हम पढ़ाएंगे आपको रासायनिक अभिक्रियाएं, नहीं रासायनिक, पहले आपका क्या रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है, इसमें दो तरह की होती है, जो हर इंसान को जानना बहुत जरूरी है, और जो नहीं जानते आज हमारे चैनल के द्वारा वो जानेंगे। कुछ गुड़ की बातें होती है, जो अंदर की बातें होती है, जो आप लोग को मैं आज खुल के बताऊंगा। जैसे कहा जाता है ना कि जब किसी को आप मित्र बनाओगे तो वह उसका फिजिकल फेस देख के उसको आप मित्र बनाते हैं। जैसे कोई लड़का किसी को गर्लफ्रेंड बनाता है, कोई गर्लफ्रेंड किसी को बॉयफ्रेंड बनाती है, तो उस सिचुएशन में आप क्या देखते हैं? उसकी फिजिकल वो चेंजिंग देखता है कि इसका इंप्रेशन क्या है, इसका रंग क्या है, इसका रूप क्या है, इसकी लंबाई कितनी, इसकी हाइट कितनी, इसकी बॉडी स्टेमिना कितना है, बहुत सारी चीज है। उसके अनुसार वो लड़की उसको पसंद कर लेती है और उसको अपने दोस्त में शामिल कर लेती है। लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि हमारे रासायनिक अभिक्रिया में ऐसा ही कुछ घटनाएं होने वाली है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ आपके सामने। जैसे देखिए, अभी मैं आपको ले रहा हूँ एक एग्जाम्पल्स। इसमें दो तरह की होती है रासायनिक अभिक्रियाएं की मैं बात कर रहा हूँ। पहला आपके सामने मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज ले रहा हूं। एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज। हाँ, तो इस बात को आपको समझना है। मैंने पहला लिया एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज। इससे क्लियर हो रहा है कि एग्जाम्पल हम ले रहे हैं किसमें? फिजिकल चेंज भी होता है इसमें, जिसको हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल, जिसको हम लोग समझ सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, यानी एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। इसके बारे में कुछ बताएंगे आपको बातें जो मजा आएगा। लेकिन इसे हम एक तरीका से और बोल सकते हैं, जो और इंटरेस्टिंग बातें हो जाएगी आपके लिए। मैं बोल देता हूं यहाँ पर, इसको हम एक भाषा और इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ। जैसे हम इसको बोल सकते हैं अपनी भाषा में नो रिएक्शन चेंज। चलिए हम बोल सकते हैं, यानी कि फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण में नो रिएक्शन चेंज, यानी कि उसमें कोई रिएक्शन नहीं होती है, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। ये क्लियर हो गया कंसेप्ट आपका। अब आपको जानना है, कुछ एग्जाम्पल्स लेना पड़ेगा हमें, जो कि आखिर फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है। चलिए इस पर मैं आता हूं। बहुत ही आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। और आगे मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको मैं बता देता हूं। जैसे बोला भौतिक उदाहरण है, उदाहरण में देखिए, उदाहरण में आपको मैं ले रहा हूं टॉपिक नंबर 1, ठीक है, जिसमें है एक पहला एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके सामने। जैसे कि वाष्पीकरण पढ़े होंगे आप लोग, वाष्पीकरण। जो नहीं पढ़े आज पढ़ेंगे, वाष्पीकरण, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूं उदरपातन, पढ़े होंगे आप लोग। दूसरा है
उधर्वपातन। दूसरा क्या है? उधर्वपातन। उधर्वपातन। उधर्वपातन है ना। एक मिनट, दूसरा क्या ले रहे हैं हम लोग? उधर्वपातन है ना। उधर्वपातन मतलब हो गया, आप लोग जानते हैं उधर्वपातन का मतलब होता है, जैसे आप समझ जाइए, एग्जांपल्स में बताऊंगा मैं इसके बारे में एक एक करके, पहले मैं लिख लेता हूं उसके बाद बताऊंगा। पहला वाष्पीकरण, दूसरा उधर्वपातन है, तीसरा मैं ले रहा हूं आशवन। आशवन पढ़े होंगे आप लोग, आशवन, आशवन। दूसरा, सॉरी, चौथा है अपकेंद्रीकरण। क्या है? अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण। अगला है अपकेंद्रीकरण। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपकेंद्रीकरण, ठीक है। तो अपकेंद्री, अब देखिए मैं एक एक करके समझाता हूं। ये सब विधि जो है हमारा किसका है? फिजिकल चेंज ऑफ एग्जांपल्स का है। दूसरी बात, वाष्पीकरण आप समझ गए होंगे, किसी भी जल का परिवर्तन भी देखते होंगे, या किसी वाष्पीकरण समझ रहे होंगे। दूसरा उधर्वपातन। उधर्वपातन का मोटे मोटे एग्जांपल आपको मैं देना चाहता हूं। जैसे कपूर लीजिए, आप अपने घर में कपूर रखते हैं, आप डिब्बा को बंद करके रखते हैं, अगर डिब्बा को खोल देंगे हम तो कपूर क्या होगा? सीधा देखते होंगे आप, ये कपूर ठोस अवस्था में होता है, लेकिन जैसे ही डिब्बा खोल छोड़ दीजिएगा, कल होकर सारा कपूर आपका गायब हो जाएगा, छूमंतर हो जाएगा, लगेगा नहीं कि कहाँ गया मेरा कपूर। इसका मतलब है कि वो कपूर अपने ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में परिवर्तन हो गया, यानी कि अवस्था परिवर्तन किया हो। जबकि हम जो अभी तक जानते हैं, या आप लोग जानते हो कि ठोस से पहले द्रव बनता है, द्रव से फिर गैस बनता है, लेकिन यहाँ सीधा एक स्टेप आगे हो गया। आसवन। आसवन मतलब कि जो ऐसी विधि जैसे कि गेहूं से भूसा को अलग करना, है ना। अगला अपकेंद्री। अपकेंद्री का मतलब होता है जैसे कभी कभी आप मट्ठा बनाना, है ना, इस तरह का कई सारे मट्ठे को घोड़ना, यानी वैसे विधि जिसमें कि उसके मूविंग करने से उसके केंद्र में वो चीज जमा हो जाता है। तो चलिए, तो मैं आपको भौतिक परिवर्तन के बारे में बताया। एग्जाम्पल्स ऑफ भौतिक परिवर्तन में आते हैं वाष्पीकरण, उधर्वपातन, आशवन और अपकेंद्रीकरण। चलिए, तो मैं अभी आपको एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल समझाया, मैं अब आपको एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, ठीक है, केमिकल चेंज। ओके, अब आपको मैं केमिकल चेंज के बारे में बताऊंगा, ठीक है, आप समझेंगे। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज बता रहा था कि कई तरीका से होता है, जो आप दैनिक जीवन में हमेशा देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं लेना चाहता हूं, आप समझिए कि हमारे दैनिक जीवन में रोज के समय जो होता है वो आपको मैं बताना चाहता हूं। जैसे फलों का पकना आप ले लीजिए, ब्रेथिंग, रिस्पायरेशन को ले लीजिए, ठीक है। लेकिन सबसे पहले बात मैं आपको इसमें एक चीज और दिमाग में डालना चाहता हूं। देखिए, वो है ये एग्जाम्पल ऑफ चेंज में जो होते हैं वो क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो चेंजेस होने के कई तरीका है, जैसे मैं बताता हूं। एक नंबर में कि ताप में परिवर्तन, पहले लिखता हूं अवस्था, ठीक है, अवस्था में परिवर्तन। ओके, दूसरा है ताप में परिवर्तन, तीसरा है आपका रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। चौथा आपके पास है जो बहुत ही मतलब अच्छा है और क्रिटिकल है, जो हर आदमी समझते हैं, गैस का उत्सर्जन। ओके, अब देखिए, जैसे मैं पहले ही बता चुका था, चेंज एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज बताया था मैं अभी, और मैं भी आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, जिसमें कि ये 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं जो मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट होते हैं। जैसे हम पहले बताया कि एक है, इसी में आप देख लीजिए, एक है अवस्था परिवर्तन, एक ताप परिवर्तन, तीसरा रंग में परिवर्तन, चौथा। ये सभी परिवर्तन का रीजन क्या होते हैं? ये सभी परिवर्तन का रीजन आप लोग भी जानते हैं, कारण जिसको बोलते हैं। ये सब परिवर्तन के कारण होते हैं क्या? केमिकल रिएक्शन। क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं। सभी ये सब परिवर्तन के पीछे सबसे बड़ा हाथ है रासायनिक अभिक्रियाएं। अब मैं आपको ये सब चीज तो मैं समझा ही दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे चेंज ऑफ केमिकल चेंज ऑफ एग्जाम्पल में आपको ये बताऊंगा कि ये 4 चेंजेस तो होंगे आपके साथ।
जैसे आपको पता है कि ये चेंजेस जो होते हैं आप जानते हैं, लेकिन इसके आगे मैं बताना चाहता हूं। जैसे कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं लाइफ में जो आपको डेली, रोज, दैनिक, रोज की घटनाएं घटती है, लेकिन उस आप केमिकल, यानी उस आप क्या बोलते हैं उसको, केमिकल ऑफ चेंज में उसको आप अपने लाइफ से जोड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, जो मैं अभी आपको बताना चाहता हूं, तो देखिए एक है कि आपके पास जैसे मैं लेना चाहता हूं ब्रेथिंग, BREATH, ब्रेथिंग एंड रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन। आप ब्रेथिंग या रेस्पायरेशन का पहले मैं बता देता हूं कि ब्रेथिंग और रेस्पायरेशन होता क्या है। ये दोनों जो देख रहे हैं ना, ये दोनों आपको केमिकल चेंज में आते हैं। ठीक है, दोनों केमिकल चेंज में, लेकिन फर्क क्या है, ये ब्रेथिंग क्या होता है, श्वास, श्वास लेना। ठीक है, और ये मैं बताऊंगा श्वास लेना का मतलब होता है कि ऑक्सीजन को O2 को लेना और CO2 को छोड़ना, ये जो प्रोसेस है। और ये बात की रेस्पायरेशन क्या है, रेस्पायरेशन एक प्रोसेस है, यानी कि एक प्रोसेस मतलब कि एक प्रक्रिया है। ठीक है, एक पूरी प्रोसेस है, पूरी एक प्रक्रिया है जिसके तहत रेस्पायरेशन होता है हमारे बॉडी में। हाँ, थोड़ा सा आपको मैं बायोलॉजी की तरफ लेके जाता हूँ, लेकिन आप डोंट माइंड, क्योंकि बायोलॉजी में मैं जब जा रहा हूँ लेके आपको, तो थोड़ा सा ये सिर्फ समझा देता हूँ कि रेस्पायरेशन क्या है। रेस्पायरेशन के बारे में आप जान जाइए। रेस्पायरेशन क्या होता है, मैं लिख देता हूं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं मुंह से पहले बता देता हूं। रेस्पायरेशन एक वैसी प्रोसेस है, वैसी प्रक्रिया है जिसके तहत हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का जाना और वो आपके शरीर में जाकर आपके फूड को, यानी कि आपके भोजन को ब्रेक डाउन, मतलब उसको तोड़ देना, और तोड़कर उसको ग्लूकोज का फॉर्म में बदल देना। ठीक है, तो समझ गए होंगे रेस्पायरेशन का मतलब क्या होता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, समझ रहे हैं ना बात मेरा, ऑक्सीजन का जाना, ऑक्सीजन का जाना हमारे शरीर में, ऑक्सीजन का जाना हमारे शरीर में, जो कि हमारे शरीर में मौजूद फूड, यानी भोजन को ब्रेक डाउन, भोजन को ब्रेक डाउन, यानी तोड़कर, ब्रेक डाउन कर के उसे ग्लूकोज के फॉर्म में बदल देना। ओके, बदल देना, समझ गए। तो आप समझ गए होंगे एक प्रोसेस है जो ऑक्सीजन, जो हमारे ऑक्सीजन का जाना, यानी कि ऑक्सीजन का जाना ही प्रोसेस है। ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में प्रवेश जाता है तो हमारे शरीर में मौजूद फूड को ब्रेक डाउन करके पुनः उसको ग्लूकोज में बदल देता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तो आप समझ गए, ब्रेथिंग और रेस्पायरेशन आपको मैं बताया अभी, लेकिन अब जो है, जो आपको मैं अभी आगे बताऊंगा, केमिकल ऑफ एग्जाम्पल तो आप समझ गए, लेकिन इसके पीछे कई चीजें जो आप कुछ मैं आपको ऐसे ही बता देते हैं। रस्ट के बारे में सुना, गर्दा, एक होता है पाचन, दूसरा होता है बैटरी, तीसरा होता है कम्ब्यूशन, यानी कि उसको बोलते हैं दहन। तो दहन, गर्दा, पाचन, बैटरी, वॉशिंग, वेकिंग, ये सब हमारे केमिकल ऑफ, एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज के उदाहरण में आते हैं। मैं आपको एक और बताता हूं, जैसे कभी भी ध्यान रखिएगा कि किसी भी एक एग्जाम्पल, जैसे कि हीट है, एग्जाम्पल है ना। अब हम लेते हैं हीट पर, मान लिया HEAT, हीट मतलब ऊष्मा, ऊष्मा एक हो गया। दूसरा है सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश। ठीक है, आप समझ गए ऊष्मा, सूर्य के प्रकाश। तीसरा है प्रेशर, अब जान ही रहे हैं। और इस प्रकार चौथा है दहन, और कई एग्जाम्पल्स हैं, पाचन, दहन है, पाचन है, बैटरी है, वॉशिंग है, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वॉशिंग। ये सब के सब जो है आपका, ये सब जो है केमिकल चेंज का कारण बनते हैं। ये सब केमिकल चेंज का ये सब कारण बनते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये अभी जो हम लोग पढ़े, रासायनिक परिवर्तन पढ़े, भौतिक परिवर्तन पढ़े, लेकिन रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन
दोनों में तो आप पढ़ ही लिए, लेकिन रासायनिक परिवर्तन होता कैसे है, सबसे बड़ा मुद्दा है। रासायनिक परिवर्तन होता कैसे है? देखिए, रासायनिक परिवर्तन होने का सबसे बड़ा मेन कारण होता है उसका रासायनिक अभिक्रिया। क्योंकि देखिए, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन के अंदर का चीज है। जब तक अभिक्रिया नहीं होगी तब तक परिवर्तन संभव नहीं है। तो हम पहले अब हम लोग आपको ले चलते हैं रासायनिक, आपको रासायनिक अभिक्रिया पे। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक जो हम लोग चैप्टर हम लोग को पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया, उसी पर मैं लेके चलता हूँ रासायनिक अभिक्रिया। ओके, अब रासायनिक अभिक्रिया जिसको बोलते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया है क्या। सबसे पहले इसको हम देखिए, लिखिएगा बाद में, पहले देख लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया जो है, आप भी जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कभी भी होता है दो पदार्थों के बीच में, और दो पदार्थ के बीच में जब रासायनिक अभिक्रिया यानी कि कोई भी अभिक्रिया जब हम कराते हैं तो दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलने से होता है, परस्पर संयोग करने से होता है। लेकिन हम लोग जो अभी तक जान रहे हैं कि किसी भी दो पदार्थ को परस्पर संयोग करने से रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। लेकिन वट मे भी एक और बीच में हो सकता है, दो पदार्थ न बोल के हम अगर बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक परमाणुओं को मिलने से, दो या दो से अधिक परमाणुओं को मिलने से भी हमारा रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। तो हम परिभाषा में कई तरीका से लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक परमाणुओं को परस्पर संयोग करके अणु का निर्माण होता है। और कोई पदार्थ, और जब निर्माण होता है तो वह जब कोई पदार्थ से फिर किसी दूसरे पदार्थ से जब वह संयोग करता है तो उस समय भी उसका अणु जो है परमाणु में टूट जाता है। अब इस बात को समझना कैसा, देखिए आपको मैं एग्जांपल के तरीका से समझाऊंगा। पहले मैं लिख देता हूं तो आसानी से आपको फिर समझाने में सुविधा होगी। लिख देता हूं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है ना। तो इसके बारे में मैं बता रहा हूं कि दो या दो से अधिक परमाणु, ठीक है, दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर, ओके, दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर संयोग करके, दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर संयोग करके, दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। आपको भी पता है कि जब दो परमाणु आपस में जुड़ेंगे तो अणु बनेंगे। परस्पर संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। मैं बता रहा था आपको कि दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। कंप्लीट अणु का निर्माण करते हैं। उसके बाद आप समझिए कि अणु का निर्माण करते हैं, तो इससे क्लियर हो गया कि दो या दो से अधिक परमाणु अणु का निर्माण करते हैं तो परस्पर संयोग अणु। अब समझना मुझे इस बात से है कि ये जो अणु बनते हैं, जब दो या दो से अधिक परमाणु संयोग करके अणु बनाते हैं, ये जो अणु है, माइंड सेट करना है कि जो अणु बना यह भी कोई पदार्थ है। क्योंकि हम पहले से जान चुके हैं कि अभी तक जो जान रहे हैं हम पहले से कि कोई भी पदार्थ के अंदर अणु है और अणु के अंदर परमाणु है। जब हम पदार्थ को अगर तोड़ेंगे तो अणु प्राप्त होगा और अणु को तोड़ेंगे तो परमाणु प्राप्त होगा, डेफिनेटली। तो हम यहाँ यही समझेंगे इस बात से कि जब अणु का निर्माण करेंगे तो डेट मीन्स वो कोई पदार्थ ही है, ठीक है। जब कोई पदार्थ है तो इस पदार्थ जब निर्माण करेंगे तो फिर पुनः, है ना, फिर पुनः इस अणु बने हुए पदार्थ, पुनः इस अणु वाला पदार्थ जब कोई दूसरा पदार्थ से संयोग करता है तो उस समय
पहले वाला पदार्थ का अणु टूटकर परमाणु में बिखर जाते हैं, कंप्लीट। देखिए ये चीज कंफर्म आपको तब मैं करूंगा कि अभी आपको समझाता हूं। ये जो लिखा मैं आपको, दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं और पुनः इस अणु वाला पदार्थ, मतलब जो अणु बना, इस अणु वाला पदार्थ से जब कोई दूसरा पदार्थ, दूसरा अणु वाला, अणु तो सब में है, दूसरा पदार्थ से जब संयोग करता है तो जो पहले वाला पदार्थ था उसका वो क्या होगा, जो पहले वाला पदार्थ होगा वह परमाणुओं में टूट जाएगा। अब फिर इसी परमाणुओं को पूर्ण संगठन होता है, टूटकर फिर वह पूर्ण संगठन होता है, कंप्लीट। जब पूर्ण संगठन होता है तो नया पदार्थ बनते हैं, कंप्लीट। अब प्रश्न ये है कि कभी भी दिमाग में ये रखना आप लोगों को हमेशा है कि रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन जब भी होगा तो दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच होगा और दोनों पदार्थों के बीच में अणु से टूटकर परमाणु बनेंगे और परमाणु से आपस में परमाणु क्या होगा, पूर्ण संगठन होगा उसको आपस में। के बारे में समझा रहा था जो कि समझाया, अब इसको मैं क्लियरफाई कर देता हूं। देखिए कि जब कोई दो पदार्थ आपस में, जैसे ये पदार्थ है और एक ये पदार्थ है, इसके अंदर क्या है, ये पदार्थ है, ठीक है, ध्यान देंगे, ये पदार्थ है और ये अणु है, ठीक है, ये भी अणु है और ये परमाणु है, समझने वाली बात है कि ये अणु है और ये परमाणु है। इसी तरह से ये पदार्थ हैं, ये अणु है और ये परमाणु है, कंप्लीट। देखिए अब क्या है कि अब ये मान लिया मोटा मोटी हम ये पूरे पदार्थ हम समझते हैं, इससे भी हम पूरे पदार्थ समझेंगे, कंप्लीट। जब हम पूरे पदार्थ समझेंगे तो जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से दोनों को मिलाएंगे, ठीक है, यानी रिएक्शन होगी। तो ध्यान दीजिएगा कि पहले दो या दो से अधिक परमाणुओं को मिलने से, मान लिया कि अगर हम ये दोनों परमाणु को मिलाते हैं, कंप्लीटली दोनों परमाणु को मिलाते हैं, तो डेफिनेटली है कि जो बताया गया आपको है कि पहले से कि दो या दो से अधिक परमाणुओं परस्पर संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं और जब कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ संयोग करता है तब उन पदार्थों में मौजूद अणु परमाणु में टूट जाते हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि अगर इस पदार्थ को अगर हम ऐड करते हैं तो ये अणु जो है टूटकर परमाणु में बदल जाएंगे, ये अणु टूटकर परमाणु में बदल जाएंगे, कंप्लीट। और ये पदार्थ जब इस पदार्थ से अभिक्रिया संयोग करेगा परस्पर, तो डेफिनेटली है कि ये पदार्थ जो है अणु में टूटेंगे और अणु परमाणु में टूटेंगे। इस प्रकार क्या होगा कि फिर जब दोनों अभिक्रिया करेंगे तो नए प्रोडक्शन का जब निर्माण होगा, नए प्रोडक्शन जो बनेगी उसमें क्या होता है कि पुनः फिर परमाणुओं का पूर्ण संगठन होता है। जब तक परमाणुओं का पूर्ण संगठन नहीं होगा तब तक वो नया पदार्थ बनेगा ही नहीं। तो यही परमाणु जो अणु से टूटकर बना था, ये परमाणु फिर पुनः आपस में जुड़ते हैं नए बंधन के साथ। जब ये नए बंधन के साथ जुड़ते हैं तो यह एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, ठीक है। जिसे हम लोग कहते हैं कभी कभी ना कि दो या दो से अधिक परमाणुओं को परस्पर संयोग होने से अणु बनते हैं और अणु जब दूसरे कोई पदार्थ से जब किसी दूसरे पदार्थ से संयोग करते हैं तो उस समय अणु परमाणुओं में टूट जाता है और वह परमाणु फिर पुनः पूर्ण संगठन होकर नए पदार्थ का रूप ले लेता है, डेफिनेटली। तो इससे यही साबित हुआ रासायनिक अभिक्रिया को मैं आपको डीप में बताना चाह रहा था कि रासायनिक अभिक्रिया होते कैसे हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि रासायनिक अभिक्रिया दो परमाणुओं के बीच होते हैं, लेकिन दो परमाणु आए कहां से, अणु से टूट कर आए, और ये दोनों परमाणु जब टूट कर आते हैं
तो फिर जब जुटते हैं ना तो नए बंधन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक प्रकार इस पर ऐसे समझा देता हूं पूरा पूरी कि मोटा मोटी एक बार फिर हमारे तरफ गौर करेंगे, देखेंगे हमारे तरफ एक बार कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकार मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी परमाणु परस्पर जुटते हैं और वह जुटकर फिर पुनः अणु बनाते हैं। लेकिन चलिए ऐसे नहीं, ऐसे समझेंगे आप, ये फिगर देख लीजिए। चलिए अब इसको मैं एक और भी करता हूं, रासायनिक अभिक्रिया के मैं एक प्रकार का आपको डिस्ट्रॉय मतलब पूरी तरह से आपको क्लियर कर देता हूं कंसेप्ट कि पहले रासायनिक अभिक्रिया का मैं डेफिनेशन दे देता हूं एक बार। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? ठीक है, तो आपको पूछेगा आपसे रासायनिक अभिक्रिया क्या, तो क्या बोलेंगे आप सीधे आपको इतना ही बोलना है कि जो एक या एक से अधिक परमाणु परस्पर संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं और वह फिर पुनः संगठित होकर एक नए पदार्थ में बनता है। लेकिन प्रश्न ये आती है कि परिभाषा में कैसे डील करेंगे हम? परिभाषा में लिखेंगे कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से, ठीक है, जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के भिन्न गुण वाले से संयोग करता है तो एक या एक से अधिक नए पदार्थ, जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के भिन्न गुण वाले से संयोग करता है तो एक अन्य गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। चलिए, जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के भिन्न गुण वाले से संयोग करता है तो एक अन्य गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। कंप्लीटली ऐसे एग्जांपल लूंगा तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे होता क्या है ना, कभी कभी कि हम इस सब अभिक्रिया के पीछे जब लेंगे एग्जांपल, जैसे लेते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का लेते हैं, ठीक है, दोनों को मिश्रण करते हैं, सूर्य के प्रकाश में रखा जाएगा। मान लिया एग्जाम्पल ग्रुप में हाइड्रोजन और क्लोरीन को हम सूरज के प्रकाश की मौजूदगी में मिश्रण करते हैं। ओके, मिश्रण करते हैं। चलिए, तो जब मिश्रण करते हैं तो क्या बनेगा देख लीजिएगा, बता रहा हूं। H हाइड्रोजन लेते हैं पहले, H2 प्लस Cl2, यानी कि हाइड्रोजन दो परमाणु और क्लोरीन का 2 परमाणु। अब इसका मतलब समझे पहले आप, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, इधर करते हैं क्लियरफाई। H2 यानी कि एक अणु में हाइड्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु, हाइड्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु। ओके, इसी प्रकार इसमें भी है, क्लोरीन के एक अणु में 2 परमाणु। अब दोनों अभिक्रिया करेंगे, सूर्य के प्रकाश के मौजूदगी में मिश्रण करेंगे तो क्या बनेगा, HCl। अब देखिए, प्रश्न सबसे बड़ी आती है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं अगर आप, तो ध्यान दीजिएगा कि ये और ये दोनों क्या है, दोनों हम अभिकारक, इसको हम अभिकारक बोलते हैं। दोनों को क्या बोलते हैं,
अभिकारक, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है, रिएक्टेंट्स। अब है कि ये जो प्राप्त हुई आपको, इसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद यानी प्रोडक्ट। ओके, अब है कि ये अभिकारक हुआ और ये, अब प्रश्न आता है कि हम अभिकारक कहते किसको हैं, अभिकारक किसको कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि इसको अभिकारक के बारे में अभी आपको बताऊंगा। जैसे देखिए, ये तो आप समझ ही गए। चलिए ऊपर आते हैं। देखिए, अभिकारक को मैं आपको क्लियर करूंगा कि पहले डेफिनेशन लिखा देता हूं अभिकारक को, उसके बाद में आपको बताऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। मैं डेफिनेशन याद रखिएगा। अभिकारक, प्रश्न आता है कि अभिकारक, ओ अभिकारक, देखिए अभिकारक का डेफिनेशन समझिए बात को पूरा सीधा सिंपल में परिभाषा इसका, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, ठीक है। ऐसे पदार्थ, कितना सिंपल परिभाषा है, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक, ओ रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, हो गया सीधा सिंपल वे में है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले या भाग ले, ठीक है। भाग माने क्या होता है, हिस्सा, ठीक है, मतलब हिस्सा ले, मतलब इसे नहीं कहता है कि मेरा ये जमीन में हिस्सा है, मेरा इस घर में हिस्सा है। उस तरह से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर आप उठाते हैं आप, तो उसमें योगदान, हिस्सा किसका होता है, अभिकारक का होता है, ठीक है। अब दूसरा बात है कि अभिकारक तो आप जान गए, लेकिन अब अभिकारक के बाद क्या होता है, उत्पाद, ठीक है। उत्पाद को देखिए, उत्पाद के बारे में बता रहे हैं। उत्पाद, उत्पाद किसे कहते हैं, ठीक है। प्रश्न आ गया आपके पास, उत्पाद का परिभाषा क्या है, ऐसे पदार्थ, सीधा सीधा सिंपल में इसी तरह से बोलना है, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता हो, कंप्लीट। उत्पाद क्या होता है, आप समझ गए दोनों चीज। वो अभिकारक क्या है, ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो, और उत्पाद क्या है, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद, है ना, रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता हो, उसको हम उत्पाद कहते हैं। चलिए अच्छी बात है। अब प्रश्न आ गया कि रासायनिक अभिक्रिया तो आपको समझा ही दिए, लेकिन अब प्रश्न आ गया कि रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि, है ना, जैसे कि होता कैसे है, क्रिया विधि मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया का काम करने की विधि, रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। रासायनिक अभिक्रिया जो होते हैं हमारे, जिससे कि चेंजिंग होते हैं, केमिकल चेंजिंग, तो उसका क्या विधि है, मतलब काम करने का तरीका, ठीक है। चलिए तो और अच्छी तरह से आज समझेंगे। आज अभी आप समझ गए अभिकारक और उत्पाद, कंप्लीट। हम आपको अभिकारक उत्पाद बता दिए हैं। अगला जो है आपका रासायनिक, ओके, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का क्रिया विधि, है ना, रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि, है ना, क्रिया विधि। प्रश्न आ गया कि रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि में गौर ये करना है, क्रिया विधि यानी काम करने का तरीका, ठीक है। अब है कि रासायनिक अभिक्रिया, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया, आपको पता है रासायनिक अभिक्रिया में दोनों भाग लेते हैं, अभिकारक और उत्पाद, दोनों हैं। अब रही बात कि जैसा ही हम रासायनिक अभिक्रिया क्रिया विधि के बारे में, इसको डिटेल में हम पहले जानेंगे। पहले हमारे तरफ, हमारे रिटेन को न देख के हमारी भाषा को समझें कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया उठा लीजिए आप, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ध्यान दीजिएगा कि अभिकारक के अणु पहले टूटकर परमाणु बदलते हैं। कभी भी, अब हम लोग आ गए सीधे अभिकारक और उत्पाद पर। अब हम लोग पढ़ेंगे पहले अभिकारक, ठीक है। जैसे आपको एग्जाम्पल लेते हैं, अभिकारक और एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए उदाहरण के रूप में अभी लिए थे हम, जैसे H2 प्लस O2 इजकल टू 2H2O, ओके। अब देखिए इसी पर लूंगा एग्जाम्पल तो समझ में आएगा अच्छी तरीके से। आपको पता है कि ये पूरा के पूरा क्या है, अभिकारक है, तो ये पूरा का पूरा अभिकारक है और ये पूरा उत्पाद है।
ठीक है ना, ये पूरा उत्पाद है। तो अब मैं बताना चाहता हूं आप लोग को कि अभिकारक, हाँ, तो हम समझाना चाह रहे थे रासायनिक क्रिया विधि, काम करने, रासायनिक अभिक्रिया काम कैसे करता है, उसका तरीका क्या है। तो हम बताना चाहते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणु, हमेशा याद रखिएगा, पदार्थ तोड़ेंगे तो अणु निकलेगा, लेकिन हम पदार्थ तोड़ेंगे नहीं, हम अणु पे फोकस करें, अणु और परमाणु पे फोकस करना है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, यानी कि अभिकारक के अणु को तोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अणु को जब तोड़ते हैं तो प्राप्त होता है परमाणु, ठीक है। यानी जैसे ये सब क्या है, परमाणु है, ये सब क्या है, ये सब के सब क्या है, परमाणु, ठीक है। अब रही बात कि जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणु को हम तोड़ेंगे तो परमाणुओं में बदल जाएगा वो, और फिर परमाणु आपस में संगठित होकर उत्पाद बनाएंगे। सिंपल वे में डिफिनेशन है इसका, आसान से क्रिया विधि इसका समझ जाएंगे। देखिए रिटेन तो आप सुनेंगे, समझेंगे, लेकिन पहले इसका अंडरस्टैंड करिए। सबसे बड़ी चीज होती है, देखिए बीच में एगो बात मैं आपको बताऊंगा कि रिटेन पर फोकस करना है, लेकिन सबसे पहले अंडरस्टैंड। जैसे एक समय की बात है, एक विद्यार्थी जो है पढ़ने के लिए गया था स्कूल में, और जैसे ही वहां से छुट्टी हुआ तो अल्बर्ट आइंस्टाइन उसको रास्ते में मिले, बोले क्या पढ़ा दिखाओ। वो आया और बोला कि कॉपी दिया, बोला 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज 5 पेज तक मैंने पढ़ लिया। बोला ठीक है। फिर दूसरे दिन बच्चा पढ़कर निकला, अल्बर्ट आइंस्टाइन फिर उससे मिले, बोले आज क्या पढ़ा। बोले कि सर आज तो कुछ पढ़े ही नहीं, आज तो सिर्फ सारा पेज सादा है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन उससे कुछ सवाल किए, जब सवाल किए तो बोला कि कॉपी में लिखा हुआ है, मैं खोल कर दिखा देता हूँ। ऐसा ही कॉपी खोले और दिखाए तो वो अल्बर्ट आइंस्टाइन उससे बोले कि देखो जो कॉपी में तुम्हारा लिखा हुआ है ना, ये तुम्हारा पढ़ाई नहीं है, ये रखने के लिए है। बहुत ऐसे चीजें होती है जैसे कि घर में डेकोरेटिव चीज जो रखने के लिए होता है, उसी प्रकार से ये रखने के लिए तुम्हारा है। जो तुमने दिमाग में पढ़ा, जो तुमने दिमाग से समझा, वही तुम्हारा अपना है, और वही तुम्हारा रियलिटी में वो अपना है जो आपको कई जन्मों तक साथ निभाएगा। तो चलिए हम आते हैं इस पर। हम बताना चाह रहे थे कि रासायनिक अभिक्रिया एक क्रिया विधि। तो मोटा मोटी इस समीकरण में सारा लीला है, इसी में सारा कुछ है, समझिए। इसी को मैं एक परिभाषा में एक परिभाषित मैं इसी को कर देता हूं आपको क्रिया विधि के द्वारा, कि कभी भी जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक भाग ले, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा उसमें अभिकारक भाग लेंगे और इस अभिकारक के अणु परमाणु में टूट जाएंगे, और ये पुनः परमाणु पूर्ण संगठित होकर फिर नया पदार्थ बनाएंगे। जब परमाणु पूर्ण संगठित होंगे डेफिनेटली है कि वो अणु बनाएंगे, पक्का है कि अणु बनाएंगे। और ये एक सिंपल वे में आप समझ गए होंगे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणु टूटकर परमाणु बन जाते हैं, और वही परमाणु फिर जब जुटते हैं दोबारा से तो वो एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, यानी कि नया उत्पाद का कंप्लीट। तो जब कोई भी उत्पाद है तो उसमें वो किस रूप में संगठित है, सभी परमाणु आपस में संगठित होकर अणु बना हुआ है, और उस अणु सभी अणु आपस में संगठित होकर पदार्थ बना हुआ है। इट मींस क्लियर। तो इसी तरह से ये क्रिया विधि क्लियर हो गया कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में अणु टूटकर परमाणु में बदलते हैं और वो परमाणु फिर पुनः रासायनिक अभिक्रिया के बाद जब पुनः जुटते हैं तो उसे हम उत्पाद कहते हैं, मतलब उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं जब उत्पाद बन जाता है। अब रही इसको दूसरे वे में हम समझाना चाहते हैं। ये तो एक मेरा तरीका हुआ समझाने का, एक और दूसरा तरीका समझाऊंगा जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में आप समझ रहे हैं, ये पूरी रासायनिक प्रक्रिया, जितने भी रासायनिक प्रक्रिया पूरा होता है, ये पूरी प्रक्रिया में क्या होती है कि अभिकारक अणुओं के परमाणुओं के बीच बंधन टूटते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप आपस में नए बंधन बनते हैं। अब प्रश्न आती है हमारे पास कि कभी भी ध्यान रखिएगा, कोई भी पदार्थ है, ठीक है, इसके आपस में सारे क्या होते हैं, सारे आपस में क्या होते हैं, ध्यान देंगे, सभी आपस में चिपके होते हैं, ठोस पदार्थ है, सभी अणु इसका क्या है, आपस में चिपके हुए हैं। अब इसमें प्रश्न आता है हमारे पास कि सभी अणु आपस में चिपके हुए, लेकिन प्रश्न ये आता है ना कि ये दोनों के बीच एक बंधन है, अणु के बीच परमाणु, यानी ये दोनों के बीच में क्या है, एक बंधन है, लास्ट में क्या होता है, परमाणु है। कोई पदार्थ के अंदर सबसे पदार्थ का बाहरी भाग जितना भी ये पूरा के पूरा पदार्थ है, इसके अंदर वाला पार्ट को हम अणु बोलते हैं, और अणु के अंदर वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बीच वाला पार्ट को हम परमाणु बोल देंगे।
अब रही बात कि देखिए कोई भी एक परमाणु दूसरे परमाणु, तीसरे परमाणु, चौथे परमाणु एक दूसरे से क्यों चिपके रहते हैं? कोई कुछ तो रीजन होगा ना। इसका रीजन है आपस में एक बंधन बनता है और ये बंधन आपस में एक दूसरे से जुड़े रहता है। तो हम इसको दूसरे तरीका से ऐसे बोल सकते हैं, डेफिनेशन रासायनिक अभिक्रिया का सिंपल वे में हम बता सकते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अणुओं के परमाणुओं के बीच बंधन टूट जाते हैं और जब नए पदार्थ बनते हैं तो ही फिर उस परमाणुओं के बीच में नए बंधन का निर्माण होता है और उस नए बंधन का निर्माण जो होता है उसे हम प्रोडक्ट के रूप में कहते हैं। सिंपल। तो चलिए मैं एक बहुत ही सिंपल तरीका से इसका डेफिनेशन देना चाहता हूं जो आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ठीक है, पहला डेफिनेशन आपको मैं दे देता हूं कि किसी भी, चलिए डेफिनेशन पहले लिख देता हूं, ये तो समझ ही गए, यहां लिख देता हूं। चलिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के कारण, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकार को के अणु टूटकर परमाणुओं में बदल जाते हैं और जब नए पदार्थ बनते हैं तो यही परमाणु, ठीक है, यही परमाणु पुनः जुटकर, पुनः संगठित होकर नए अणु बन जाते हैं। इन सभी प्रक्रिया को हम रासायनिक समीकरण कह देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ओके, चलिए ठीक है, ये एक परिभाषा हो गया। दूसरा इसका परिभाषा ऐसे है, ये थोड़ा बड़ा हो गया ना, फिर भी चलेगा। अगला परिभाषा आपको ऐसे है, सिंपल वे में, आसान तरीका से है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के परमाणुओं के बीच बंधन टूटते हैं और जब नए पदार्थ उत्पाद के रूप में बनते हैं, जब नए और टूटते हैं और जब नए पदार्थ उत्पाद के रूप में बनते हैं तो विकारकों परमाणु के बीच बंधन टूटते हैं और जब नए पदार्थ उत्पाद के रूप में बनते हैं तो पुनः उसी परमाणुओं के बंधन नए बनते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम रासायनिक
अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। कंप्लीट, देख लिए इस प्रकार से। अब रही बात की, जब मैं ये बता रहा था आप लोग को कि दोनों डिफिनेशन आपका सही है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणु टूटकर, ध्यान दीजिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणु टूटकर परमाणुओं में बदल जाते हैं। कंप्लीट, ये भी वही चीज है, बदल जाते हैं, इसमें भी वही होता है। और जब नए पदार्थ बनाते हैं तो यही परमाणु पुनः संगठित होकर नए पदार्थ, नए अणु बन जाते हैं। नए अणु मतलब नए पदार्थ। इन सभी प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें आइए, इसमें भी देखिए वही बात हो रही है। कह रहा है कोई रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं, कोई भी उठा लीजिए, उनके भी अभिकारक होगा। अभिकारकों के परमाणुओं के बीच बंधन टूटते हैं। कंप्लीट। और जब नए पदार्थ उत्पाद के रूप में बनते हैं तो पुनः उसी परमाणु के बंधन नए बनते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, तो आपको रासायनिक अभिक्रिया क्लियर कर दिए हम, कॉन्सेप्ट आपका। अब देखिए कुछ टॉपिक्स जो है आपके हैं, जो कि केमिस्ट्री के अंदर जो है अब जानना आपको ये है कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है ना। चलिए मोटा मोटी ऐसे समझिए एकदम, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया यानी अभिक्रियाओं की विशेषता करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं, ठीक है। अब रही बात कि बोलिएगा सर विशेषताएं क्या होती है। विशेषताएं वही है जो आपको मैं पहले बताया। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया, विशेषताएं का मतलब पहले समझे। किसी भी चीज का विशेषता अगर बतलाना हो तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि किसी भी चीज की विशेषता कब जानिएगा, जब वो चीज प्राप्त हो जाती है, या वो चीज आपके हाथ में है, या वो चीज को आप जानते हैं, तभी तो उसकी विशेषता बाद में होती है। पहले कोई भी पदार्थ बनेगा, उसके बाद उसकी विशेषता होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया के विशेषता का मतलब है कि हम इसके जो रासायनिक अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट, अभिकारक और उत्पाद जो भाग ले रहे हैं ना, वो सब होता है। लेकिन यहाँ पर विशेषता ये होती है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया भाग लेगा, तो रासायनिक अभिक्रिया होगा, तो अभिकारक के भी जब कोई भाग लेता है तो उसके भी जो उत्पाद बनते हैं उसके बारे में विशेष जानना, उसको हम विशेषता कहते हैं। उत्पाद के बारे में विशेष, जैसे उसके बारे में क्या क्या उत्पाद में आप प्राप्त करते हैं। तो पहले आपको मैं बताऊंगा कि मोटा मोटी देख लीजिए। हाँ, तो यही बताऊंगा आपको। अभी जो है नंबर 1 है ना, नंबर 1 में आ जाइए, स्टार देके। तो इस तरह से है गैस की उत्पत्ति, है ना। एग्जाम्पल ले रहा हूं, गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति। दूसरा है अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना, ठीक है। नंबर 1 है, नंबर 2 है, और नंबर 3 में है। एक है गैस की उत्पत्ति, नंबर 2 में क्या है, अवक्षेप का बनना, नंबर 3 में है रंग परिवर्तन। रंग परिवर्तन जो पहले में बताया था। चौथा होगा आपका रंग परिवर्तन, चौथा होगा अवस्था परिवर्तन, ताप परिवर्तन, है ना। अवस्था परिवर्तन, और 5वां है ताप परिवर्तन। चलिए, अब मैं बारी बारी से सबके बारे में बताऊंगा, जो आपको समझने में आसानी होगी। और सिंपल तरीका है। कभी भी ध्यान रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में 2 अभिकारक हमेशा रहेंगे, जिसको आप बोलते हैं 2 या 2 से अधिक पदार्थ, और 2 अभिकारक भी आपको पता है कि हमेशा रहते हैं। तो आपको ये सब मालूम होना चाहिए कि कभी भी गैस कब उत्पन्न होगी, गैस की उत्पत्ति कभी भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, पहला उदाहरण के साथ। गैस की उत्पत्ति, जैसे आप समझ लीजिए कि कोई भी कार्बनिक पदार्थ को हम हवा में जलाएंगे, जैसे 1 नंबर है ना, तो C+O2 = CO2। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये दोनों पदार्थ को हम क्या किया, हवा में जलाए, तो CO2 गैस, यानी किसकी गैस की उत्पत्ति हुई कि नहीं हुई, हमारी गैस प्राप्त किए हम। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हुआ कि गैस प्राप्त कर लिए। इसी तरह से अगर आप
और भी कई एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे कि आप एक दानेदार दस्ता पर अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल अगर कराते हैं तो गैस होता है। जैसे कि कोई भी दस्ता पर अगर Zn+ पर Zn पर अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है, तो आपको पता होगा कि ZnCl2 बनेगा प्लस H2 गैस प्राप्त होगा। तो यहाँ पर H2 गैस हम प्राप्त किए कि नहीं किए, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जिंक क्लोराइड बन गया और H2 गैस बना। H2 गैस क्या हो गया, हमारा गैस की उत्पत्ति किया कंप्लीटली। अब देखिए दूसरा एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ, अपक्षेप। अपक्षेप का मतलब क्या होता है, कोई भी ठोस पदार्थ प्राप्त होना, किसी भी ठोस पदार्थ को प्राप्त होना। अपक्षेप क्या है, अपक्षेप एक ठोस पदार्थ है, एक ठोस पदार्थ है अपक्षेप, समझ गए। और आपको ये पता होना चाहिए कि अपक्षेप एक ठोस पदार्थ है। ये कभी भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होगा तो अपक्षेप कहाँ बनेगा, कैसे, देखिए ये तो आप देख ही लिए। दूसरा ले रहे हैं, दूसरा था आपका अवक्षेप, ठीक है, अवक्षेप का बनना। चलिए, तो अवक्षेप का बनना में हम एक उदाहरण पहले उठाएंगे। कभी भी सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सोडियम क्लोराइड पर क्लोराइड पर लिख देते हैं यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अगर हम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालते हैं, अगर सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालते हैं, ओके, डालते हैं, अब क्या होगा, हो गया ना, प्रश्न आ गया क्या होगा। तो आपको पता होगा कि सिल्वर क्लोराइड जो है, आपको सोडियम क्लोराइड है, सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि देखिए यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है और यहाँ सिल्वर नाइट्रेट है। जब दोनों के बीच अभिक्रिया होगी तो सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा और सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। तो अब रही बात की, जब सिल्वर क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl प्लस AgNO नाइट्रेट, है ना, NO3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर ये दोनों अभिक्रिया करेगा, जब दोनों अभिक्रिया होगा तो बनेगा AgCl2 और ये जो प्राप्त होगा AgCl2 Na प्लस NaNO3, ठीक है, Na2NO3 हो गया। अब यहाँ देखिएगा ये जो बन रहा है AgCl2 जो प्राप्त कर रहे हैं आप, ये क्या है, एक यह ठोस पदार्थ है, ठीक है, ठोस पदार्थ है जो कि एक दही की तरह सफेद अपक्षेप प्राप्त होता है। ठोस पदार्थ है जो सफेद होगा और यह जो है दही की तरह सफेद होगा, दही की तरह सफेद होगा। तो अपक्षेप का मतलब कोई ठोस पदार्थ, प्रोडक्ट के रूप में हमें कोई ठोस पदार्थ प्राप्त हो। चलिए अब रंग परिवर्तन में आते हैं। देखिए रंग परिवर्तन में क्या होता है कि आप भी जानते हैं एक मोटा मोटी रंग परिवर्तन में कि पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट में अगर हम थोड़ा थोड़ा अगर करके उसमें नींबू का रस डालते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, बैगनी रंग का होता है, समझ गए। तो उसमें अगर थोड़ा थोड़ा हम अगर नींबू रंग का डालते हैं तो अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, रंग परिवर्तन, पोटेशियम परमैंगनेट पर अगर हम नींबू मचोड़ कर थोड़ा थोड़ा डालते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट हमेशा बैगनी रंग का होता है। जो आप अपने घरों में भी देखे होंगे, जो कभी कभी कान जो खराब होता है किसी बच्चे का या घर में, तो डॉक्टर लोग उसको देते हैं कान में डालने के लिए, बैगनी रंग का होता है। तो वो जो है पोटेशियम परमैंगनेट में अगर हम नींबू का रस निचोड़ कर डालते हैं तो उसका रंग जो है ना, बैगनी रंग का जो है, वो हल्का हल्का धीरे धीरे वो रंग गायब होने लगेगा और एक समय ऐसा होगा कि पूरा रंग उसका गायब हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, रंग परिवर्तन हुआ। इस तरह का पोटेशियम डाइक्रोमेट भी आप ले सकते हैं, उसमें भी सेम बातें हैं, उसमें भी धीरे धीरे यही होता है कि विलयन की नारंगी रंग का होता है। जैसे उसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड डालते हैं तो वह विलयन का रंग जो नारंगी रंग का है वो हरा हो जाता है। चलिए एक अवस्था परिवर्तन। देखिए अवस्था परिवर्तन बहुत सिंपल है, जो आपको ही पता है कि जैसे आप समझ सकते हैं कि मोमबत्ती का जलना, जब कोई मोमबत्ती को हम जलाते हैं
जब मोमबत्ती को आप जलाते होंगे तो मोमबत्ती में क्या देखते हैं आप? मोमबत्ती में यही देखते होंगे कि मोम जो है जलकर क्या बन जाता है? मोम ठोस पदार्थ है। एक मोमबत्ती, मोम क्या है? मोम क्या है? ठोस पदार्थ है। कोई भी मोमबत्ती को हम जला रहे हैं, कंप्लीट जब जला रहे हैं किसी मोमबत्ती को, तो मोमबत्ती एक ठोस पदार्थ है। जब वो जलता है तब मोम पिघल के नीचे गिर जाता है, वो द्रव बन गया। मोम जो गिरा वो क्या बन गया? एक द्रव बन गया। और जो धुआं निकल के गया वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो जो हमारा मोमबत्ती जो हम खरीद के लाए जलाने के लिए, वो मोमबत्ती हमारा ठोस था, लेकिन जैसे उसमें हम जलाए तो वो मोमबत्ती का सारा भाग बिखर गया। पहला क्या हुआ, जो ठोस था मोम वो द्रव बन गया, और जो हम धागा जलाए वो CO2 के रूप में धागा जो मेरा है, सारा धागा लास्ट में क्या होता है कि सारा धागा मोमबत्ती का खत्म हो जाता है। क्या होता है, कहाँ जाता है धागा? आपका धागा जो है धागा जलकर CO2 गैस में उड़ जाता है। और उसी तरह से अवस्था परिवर्तन, उसका ठोस लाए थे तो पता चला कि ठोस जो है एगो द्रव बन गया, एगो गैस बन गया। चलिए ताप परिवर्तन। ताप परिवर्तन में क्या होता है? ताप परिवर्तन में देखिए ये चीज आसान है। ताप परिवर्तन अपने घरों में आप देखेंगे, एग्जाम्पल रूप में आपको बता रहा हूँ। कली चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, कभी भी ध्यान रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। कली चूना क्या होता है? जब घर में आप कोई चूना खरीद के लाते हैं और उस पर क्या करते हैं, चूना पे आप क्या करते हैं, एक चूना के कोई ढेला है जिसको घर से पुताई उताई करते होंगे गाँव में, आप उस चूना के ढेला पर आप पानी डालिए। जैसा ही पानी डालते होंगे तो उसमें से बुलबुला करके आग की तरह गर्म निकलता है पानी उसमें से, मतलब वो पूरा हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। अगर आप पानी डालेंगे, अगर उस समय अगर हाथ डाल दिए उसमें आप, तो आपका हाथ को जला देगा वो। यानी कि उसमें ताप, वो ठंडा था, वो क्या था हमारा, एक ठंडा था वो कैल्शियम। कली चूना जो मेरा चूना लाए खरीद के, वो ठंडा था, कुछ नहीं था, एक ठोस पदार्थ था। जैसे उस पर हम जल डाले वो आग की तरह हिट हो गया और पानी उसका खौलने लगा, और पानी बुला के खोलता है। इसलिए देखते हैं कभी कभी कि जब कोई चूना घर में पुताई के लिए लाता है, उसके एक बहुत बड़ा नादी या बहुत बड़ा फैला हुआ जगह में उसको रखा जाता है, और उसके पास नहीं रखा जाता क्योंकि वो फट फट के उड़ता है। इसलिए देखिएगा कि आप रात में उसको फूलने रखिएगा, सवेरे उसको घर की दीवार को पुताई करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे सब एग्जाम्पल। गैस की उत्पत्ति समझा दिए, अपक्षेप का बनना समझा दिए, रंग परिवर्तन समझा दिए, अवस्था परिवर्तन समझा दिए, ताप परिवर्तन भी समझा दिया आपको, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अब प्रश्न वो आता है, बहुत मजेदार चीज जो मैं आपको बताना भूल गया था। तो आप समझ ही गए होंगे कि समझाना क्या था हमारा। एक चीज देखिए, समझाना यह था कि संतुलित है ना। जैसे आप कभी भी कोई भी समीकरण लेते हैं तो संतुलित का बात होता है। संतुलित जो है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण तो आप समझ ही गए, लेकिन रासायनिक है ना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है ना, संतुलित करना, कंप्लीट रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी कि संतुलित मतलब संतुष्ट करना। तो संतुष्ट कभी भी याद रखिएगा, संतुष्ट किसी भी चीज को कब कर सकते हैं आप? संतुष्ट कब कर सकते हैं? जब उसको आप सभी तरह से खुश रखिए। जब सभी तरह का उसके मांग को आप पूरा कर देते हैं, वो अगला संतुष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम आपको संतुलित की मैं बात किया हूं। तो समीकरण तो बनाने के लिए आप समझ गए, लेकिन संतुलित करना उसको बहुत जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको लेता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ पहले आप समझाने के लिए। आपको हम H2 ले लिए प्लस Cl2 ले लिए इक्वल टू, ये दोनों अभिक्रिया किया तो बना दिया HCl। ठीक है, ये संतुलित है? नहीं है, डिसबैलेंस है। इसको हम बोलेंगे कि यह असंतुलित समीकरण है, असंतुलित समीकरण है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण है कंप्लीट। लेकिन आप एक बात और जान जाइए कि इसे संतुलित समीकरण तो बोल दिए, लेकिन इसका एक और इसका नाम है जो बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम है जो बहुत कम लोग जानते हैं, जो मैं अभी आपको यहाँ लिख देता हूँ। इसका सेकंड नाम है, जो कि इसको हम लोग बोलते हैं मोटा मोटी कंकाली समीकरण बोलते हैं। इसको हम लोग कंकाली समीकरण। ठीक है, कंकाली समीकरण मतलब समझिए मोटा मोटी आप कि जैसे हम लोग का शरीर है, अगर हम लोग को शरीर पर अगर हड्डी मांस निकाल दिया जाए, हमारे शरीर क्या बचेगा? एक कंकाल के रूप में बचेगा। उसी तरह से अगर समीकरण को हम संतुष्ट नहीं करते हैं, यानी कि दोनों तरफ अगर हम बैलेंस नहीं करते हैं, तो यह समीकरण एक कंकाल के रूप में है, इसलिए इसका नाम पड़ गया कंकाली समीकरण।
प्रश्न आता है कि संतुलित करने के लिए, अब देखिए हम संतुलित करने का कई तरीका है, ठीक है। जैसे संतुलित के लिए देखिए, अब यहाँ क्या है कि H2 प्लस Cl2 इक्वल टू HCl। देखिए बाबू, यहाँ H2 और Cl2, हम H प्लस सी, अगर हम H प्लस सी भी लिख सकते हैं प्लस HCl। देखिए प्रश्न आ गया, H प्लस Cl नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये एक संकेत है, प्रतीक है, बट जबकि ये हाइड्रोजन एक अणु का दो परमाणु है और एक अणु क्लोरीन का दो परमाणु क्लोरीन है, ठीक है। तो अब प्रश्न आ गया, देखिए संतुलित करने का सबसे एकदम सिंपल और सबसे एकदम बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा, कभी नहीं भूलेंगे जब इसको आप देखेंगे तो। देखिए सबसे पहले हम ऐसा एक लकीर खींच लेंगे, ठीक है, ऐसे लकीर खींचेंगे और इस लकीर को ऐसे करके हम डिवाइड करेंगे, देखते जाइएगा, ऐसे दो भाग में बांट ली इसको, ठीक है। अब क्या होता है कि दो भाग में जब बांटेंगे, एक तरफ लिख देंगे हम क्या, तत्व लिखेंगे, और एक तरफ क्या लिखेंगे, अभिकारक, और एक तरफ देखिए एक तरफ लिखेंगे हम अभिकारक, एक तरफ लिखेंगे उत्पाद। कंप्लीट। प्रश्न आ गया कि उत्पाद जो है, ध्यान देना है कि समीकरण उत्पाद नीचे है, हो गया ना, नीचे में है, हो गया। आगे तत्व क्या है, H है, हम तत्व में H दे देंगे, और Cl है तो Cl दे देंगे, ठीक है। अब देखिए अभिकारक में कितना है, H क्या को है, ध्यान देना इस समीकरण पर, अभिकारक में H 2 है, 2 लिखे, ठीक है। अभिकारक में कितना है, 2 है तो 2 लिख दिए, और Cl में कितना है तो 2 लिख दिए। उत्पाद में H कितना है, उत्पाद में H कितना है, 1 है, और Cl कितना है हमारा, 1 है। कंप्लीट, आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम संतुलित करेंगे, हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ 2 देना पड़ेगा, Cl 2 है तो 2 देना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे 2 बैठाएंगे, ठीक है। 2 बैठाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन 2 है, उत्पाद 2 है, तो इस तरह से हम समझेंगे कि अगर हम यहाँ 2 बैठाए हैं तो हाइड्रोजन 2 किए ना, उत्पाद में हाइड्रोजन 2 किए, तो यहाँ पर हम गुने 2 करेंगे। फिर हम Cl को भी यहाँ 2 किए उत्पाद में, तो यहाँ पर 2 करेंगे। अब हम क्या प्राप्त किए कि उत्पाद में भी हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 2 और बाकी 2, इस तरह से हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया, संतुलित समीकरण, ठीक है। अब आपको संतुलित करने के लिए मैं बता दिया। चलिए अब एक बड़ा वाला लेता हूं, ठीक है, बड़ा एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए आपका। एक बड़ा एग्जांपल लूंगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, तो और अच्छे से आप समझ पाएंगे, इसलिए एग्जांपल से एक बड़ा वाला लेना चाहता हूं आपको। देखिए एक बड़ा वाला एग्जांपल, ठीक है, बड़ा वाला है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ओके, संतुलित करना। चलिए हाँ, तो चलिए अब अगला है कि बड़ा वाला हम लेना चाहते हैं आपके पास, जिसमें कि पहले एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फेरस को हम लोहा को अगर हम जल में डुबाते हैं तो क्या बनेगा, है ना। लोहा को जल में डुबाते, बहुत डिफिकल्ट ले रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल ले रहा हूं, सिंपल वाला तो आपको बता ही दिया, अब एक कॉम्प्लिकेटेड लूंगा तो और अच्छे से आप समझ पाएंगे। लोहा को हम जल में डुबाते हैं, जैसे F, ठीक है, F लोहा हो गया प्लस H2O, कंप्लीट। अब इसमें अभिक्रिया बनेगा, ठीक है, इस तरह से Fe प्लस H2O, ठीक है, तो अभिक्रिया बनेगा, तो यहां बन जाएगा Fe, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं, Fe प्लस H2O, इस तरह से Fe2O3 बनेगा, Fe2O4, सॉरी, अगर लोहा से अगर मैं जल का अभिक्रिया करता हूं फेरम से, तो Fe3O4 बनेगा, और उसके बाद प्राप्त हमें क्या होगी, गैस H2O। चलिए ये एक असंतुलित समीकरण है, देख रहे हैं ना, ठीक है, डिसबैलेंस समीकरण है। अब इसको हम बैलेंस करें, तो बैलेंस कैसे करें, समीकरण तो हमारा बन गया। देखिए बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम रफली क्या करेंगे, दिमाग में रखिएगा, जो बच्चे कमजोर हैं इसको गौर से देखेंगे। क्या होता है ना, पहले हम लिख रहे हैं तत्व, फिर लिखेंगे अभिकारक, फिर लिखेंगे उत्पाद, कंप्लीट, उत्पाद, ठीक है, इस तरह से लिख रहे हैं। चार्ट बना लिए हम एक अच्छा सा,
सुंदर वाला। तो अब तत्व में हमारे पास तत्व कितने हैं? शायद हमें तत्व लगता है कि 1, 2 और 3 है। हाँ 3 है, तो एक कॉलम और बढ़ा लेते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, अब तत्व में हम क्या लिख दिए? लोहा। ठीक है, यहाँ लिख दिए H, यहाँ दे दिए O। अब प्रश्न आ गया कि अभिकारक है। देखिए समीकरण को गौर से देखना है, हम संतुलित भी करेंगे और समझ के करेंगे। ठीक है, और ऐसे भी पता है कि इस समीकरण को हम क्या बोल सकते हैं? असंतुलित समीकरण। अगला इसको क्या बोल सकते हैं? कंगाली समीकरण। तो चलिए, तो अभिकारक में जो है हम लोहा कितना है अभिकारक में? 1 है। 1 है ना, 1 लिखेंगे। ठीक है, जो है वो लिखेंगे। हाइड्रोजन कितना है अभिकारक में? हमारे पास 2 है, तो 2 लिखेंगे। ऑक्सीजन कितना है हमारे पास? है 1 है, तो 1 लिखेंगे। ठीक है, अब आइए उत्पाद में। उत्पाद में हमारे पास फेरम कितना है? 3 है, 3 लिखेंगे। ओ कितना हमारे पास है? सॉरी, एच कितना हमारे पास है? 2 है, 2 लिखेंगे। ओ कितना हमारे पास है? 4 है, 4 लिखेंगे। ठीक है, अब प्रश्न ये आ गया हमारे पास कि हमने ये सब लिख दिया। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, सब लिख दिया। अब देखना हमारे पास ये है कि लोहा कितना है यहाँ पे? उत्पाद में कितना लोहा है? 3 है, और हमारे पास विकारक में कितना लोहा? 1 है। कंप्लीट। अब हमें 3 बनाना है, यहाँ 3 तो बनाना पड़ेगा तभी कंप्लीट होगा। हम 3 करते हैं। ठीक है, यहाँ 3 लिखेंगे, लेकिन यहाँ भी हमको 3 लगाना होगा, तभी तो बैलेंस बराबर हो रहा है दोनों का। हम एच में आते हैं। अब एच इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, एच तो हमारा बैलेंस है। बहुत खुश, बहुत खुश, मेरा एच तो बैलेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ पर भी देखना है, ओ हमारा 1 है और यहाँ पे 4 है, बैलेंस तो है नहीं, बहुत ज्यादा डिसबैलेंस लग रहा है हम लोग, आपको भी लग रहा होगा। अब कैसे करेंगे बैलेंस इसको, है ना, टेंशन वाली बात। तो सोचना कुछ नहीं था, हमको सीधा सीधा ये ध्यान देना है कि हमको 4 इसको बनाना है जहां से हम बनाए। ठीक है, तो 4 हम बनाएंगे, मल्टीप्लाई 4 करेंगे इसको, दोनों इक्वल कर लिए। जब यहाँ 4 बनाए हो अभिकारक में, तो अभिकारक में 4 तो यहाँ भी बनाना पड़ेगा आपको, तो हम 4 यहाँ लिखेंगे। कंप्लीट। कभी भी याद रखें, जब भी बैलेंसिंग करें तो किसी भी कंपाउंड हो, यौगिक हो या उसका परमाणु हो, उसके आगे लिखना है, अणु के रूप में लिखाता है। ठीक है, तो आगे 4 बना दिए। अब देखो, अब प्रश्न आ गया कि जब हम O को उत्पाद में, जब ऑक्सीजन 4 था, तो हम अभिकारक के ऑक्सीजन को 4 बनाने के चक्कर में 4 दे देंगे। लेकिन प्रश्न आ गया हमारे पास कि फिर पुनः चेक करेंगे कि चलो समीकरण देखेंगे, यहाँ 3 है। चलिए, फिर हम लोहा तो क्लियर है। हाइड्रोजन में आइए, हाइड्रोजन कितना है? इधर 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पे 2 गो है, फेरा हो गया। अब तो और फेरा हो गया। हाइड्रोजन दोनों तरफ पे क्या करेंगे? बराबर करना है, सिंपल है। इस पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी, इसमें 1 2 4 दूनी 8 हो गया ना। हाँ ठीक है, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आराम से बन गया। तो करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ 4 लिखना पड़ेगा ना। अब मिला लो, सब बराबर है। देखो 3 3 कंप्लीट। जब 3 3 है तो ये क्लियर मेरा हो गया। ठीक है, यहाँ भी 8 8, चलिए ये भी क्लियर है। यहाँ 4, यहाँ 4, ये भी क्लियर है। यानी डेट मीन्स हमारा समीकरण संतुलित हो गया, क्लियर हो गया। तो एक जटिल वाला भी समझाया आपको, संतुलित करने जिसको नहीं आएगा वो आसानी से ये वीडियो देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझाया मैं आपको। और कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। लेकिन एक प्रश्न आपके हमारे दिमाग में आ रहा है जो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। रासायनिक समीकरण तो आप बना लिए, देख लिए, लेकिन कोई अगर आपसे सवाल करे कि सूत्र के रूप में रासायनिक समीकरण कैसे दिखाएंगे आप, ठीक है, सूत्र के रूप में, तो आप तो आसानी से बोलिएगा सर ये तो सूत्र के रूप में ही है। सही जवाब आपका है, सूत्र के रूप में है, मानता हूं सही भी है। लेकिन अगर कोई पूछ दे आपको कि भौतिक अवस्था में हमको समीकरण दिखाइए, भौतिक अवस्था में हमको समीकरण दिखाइए, भौतिक अवस्था में कैसे दिखाएंगे आप समीकरण? है ना डिफिकल्टी बात, प्रॉब्लम वाली बात है। तो देखिए सबसे बड़ी बात है, ध्यान रखें आप कि भौतिक अवस्था में किसी भी समीकरण को आप दिखा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये तो समझ ही गए। तो भौतिक अवस्था में एक लास्ट है टॉपिक जो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कंसेप्ट, कि भौतिक अवस्था है ना, भौतिक अवस्था में, ठीक है, भौतिक अवस्था में समीकरण को दिखाना, भौतिक अवस्था में रासायनिक समीकरण, ठीक है, दिखाना।
देखिए सबसे सिंपल तरीका आपको मैं एग्जांपल देता हूं, किसी भी मैग्नीशियम उदाहरण पर लिखता हूं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मैग्नीशियम की रिबन, मैग्नीशियम एक धातु है, उसका एक रिबन बनता है, ठीक है। उस मैग्नीशियम के रिबन को अगर वायु की उपस्थिति में जलाएंगे, ठीक है, अगर हम मैग्नीशियम की रिबन को वायु मतलब O2 है ना, रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है, राइट है। अब देखिए इस समीकरण में हम लिख दिए यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस O2, ठीक है, तो हो गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब है कि मैग्नीशियम प्लस O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बन तो गया हमारे पास, लेकिन प्रश्न आ गया कि डिसबैलेंस है, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं पहले, ठीक है। मैग्नीशियम एक है और O भी एक है, लेकिन यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 कर देते हैं और यहाँ भी हम 2 लगा देते हैं, हो गया मैग्नीशियम। अब आ गई प्रश्न हमारा, ये मैग्नीशियम जो हम बनाए, हम पढ़ रहे थे भौतिक अवस्था में रासायनिक समीकरण को, भौतिक अवस्था में रासायनिक समीकरण को दर्शाना, ठीक है, भौतिक अवस्था में रासायनिक समीकरण को कैसे दर्शाएंगे, कैसे दर्शाएंगे, ठीक है, कंप्लीट। तो आप समझ गए इसको हम दर्शाएंगे कैसे भौतिक अवस्था में। तो देखिए मैं लिखना पड़ता है इसको भौतिक, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि आप ध्यान रखें कि भौतिक अवस्था में किसी भी समीकरण को दर्शाएंगे तो आपको 4 चीज में दर्शाना पड़ेगा, ठीक है। पहला लिख देता हूं यहां पर ही कि भौतिक अवस्था में दर्शाएंगे, भौतिक अवस्था में पहला क्या होता है, ठोस, दूसरा है गैस, तीसरा है द्रव और चौथा है जलीय विलयन, ठीक है, जलीय विलयन। ये 4 अवस्था होते हैं भौतिक का। भौतिक अवस्था में 4 आते हैं, ठोस, गैस, द्रव और जलीय विलयन, ये 4 को हम समीकरण। अब भाई यही बात कि हमको भौतिक अवस्था में समीकरण को दर्शाना है, तो दर्शाना है तो आपको पता है कि मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम ठोस है, धातु है, ठोस है, तो आपको पता होना चाहिए कि ठोस को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, सॉलिड। द्रव को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, बताइए, द्रव को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वाटर, है ना, लिक्विड। अब रही बात, लिक्विड बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं, गैस को हम क्या बोलते हैं, गैस ही बोलते हैं इसको, और जलीय विलयन को हम क्या बोलते हैं, जलीय विलयन मतलब जलीय विलयन में कोई भी क्रिया होता है, जलीय विलयन को हम क्या बोलते हैं, एक्यू, है ना, एक्यूलस बोलते हैं, AQUOUS, है ना, AQUOU फिर से लिख देते हैं AQUEOUS, है ना, इसको बस जलीय विलयन। अब रही बात कि सबको दर्शाना है, मैग्नीशियम क्या था हमारा, ठोस था, तो यहां हम लिखेंगे S। ऑक्सीजन क्या था, गैस था, यहां लिखेंगे G। कंप्लीट। आप इसे, अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना क्या बना, ठोस बना। अब इसको आराम से लिख सकते हैं हम कि 2Mg, ठीक है, S हो गया प्लस O2G इजकल टू 2MgS। ये हो गया हमारा कंप्लीट भौतिक अवस्था में रासायनिक समीकरण। भौतिक अवस्था में रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को मैं ये बताया, कभी भी ध्यान रखें और पढ़ाई के साथ साथ इस पर भी फोकस करें। देखिए कभी भी पढ़ाई को, कभी भी अगर आपको पढ़ना है ठीक से तो कभी भी सीरियस में पढ़िए। किसी भी अध्ययन को आप जितना सीरियस में पढ़ेंगे वो आपके लिए उतना ही, उसे आप उसकी वैल्यू को समझ सकेंगे, ठीक है। और कभी भी पढ़ाई का, देखिए सबसे बड़ी बात है कि मैं एक बात करना चाहूंगा कि जो भी है सम्मान, इज्जत, शोहरत, पैसा, धन, दौलत, जो भी संसार में है, वो सब के पीछे एजुकेशन का हाथ होता है।
कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं ना कि एक कामयाब पुरुष के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है, लेकिन स्त्री से पहले एक एजुकेशन का हाथ होता है। स्त्री मायने नहीं रखता है जितना एजुकेशन मायने रखता है। इसलिए अगर सब कुछ आप प्राप्त कर लिए धरती पर, शोहरत भी, सम्मान भी, पैसे भी, धन भी, हर चीज प्राप्त कर लिए, लेकिन कहावत नहीं है एक कि पक्षी जितना उड़े आकाश में लेकिन उसे जमीन पर आना ही पड़ेगा, उसी तरह से इंसान जितना उड़ ले पैसे से, जितना उड़ ले अपनी कपड़ा से, पहनावा से, लेकिन एक समय ऐसा आएगा उसे बोलने की जब जरूरत पड़ेगी, किसी से बात करने की जरूरत पड़ेगी, जब कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, तो उसकी सम्मान, उसका हर चीज वही एजुकेशन, शिक्षा है उसको दे सकता है। चलिए, ऑल द बेस्ट। ओके।